Bismillahirrahmanirrahim. Now we are continuing with our third lecture with the topic of blood chemistry, and in actually what we were talking about the clinical evaluation. In clinical evaluation, the last topic where we have left our lecture, that was blood chemistry. Blood chemistry provide an index of renal excretory function. रीनल एक्सक्रीटरी फंक्शन इससे भी पता चलेगा, एंड बॉडी केमिस्ट्री स्टेटस एंड फाइंडिंग्स ऑफ टिपिकल ऑफ ARF इंक्लूड इंक्रीज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन एंड पॉसिबल इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्राइट वैल्यूज ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्राइट बढ़ना शुरू हो जाएगा ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो ये जो है वो ब्लड केमिस्ट्री में ये तीन चीज़ें होंगी। इसके अलावा एबनॉर्मल सीरम इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़, जिसमें आपके पास पहले है सीरम पोटेशियम लेवल अबव 500 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। हाइपर कैलीमिया होगा तो ये अपर रेंज को क्रॉस करना, यानी अबव 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। सोडियम सीरम फॉस्फेट लेवल, दैट इज लेवल अबव 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 4.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे ऊपर चला जाएगा। सीरम कैल्शियम लेवल बिलो 4.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जैसा कि ये ज़्यादातर 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैल्शियम लेवल को। ये भी बहरहाल है एक मेथड। तो 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये जो होगा इसका लेवल बिलो जो होगा वो 8.5 होगा, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया होगा। द सीरम कैल्शियम लेवल मस्ट बी को रिलेटेड विद सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, ठीक है, इसको जो है को रिलेट करना चाहिए, यानी एल्ब्यूमिन लेवल भी आपको कराना पड़ेगा। ईच राइज और फॉल ऑफ 1 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज is responsible for corresponding increase or decrease in serum calcium level of 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि each rise in 1 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन लेवल above or beyond its normal range, यानी जो सीरम एल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेंज है, अगर वो उससे ज़्यादा या उससे कम होता है तो उस सूरत में हर 1 ग्राम पर डेसीलीटर सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो चेंज करेगा कैल्शियम के लेवल को, वो 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर करेगा, ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ए बिलो नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, यानी अगर जो एल्ब्यूमिन लेवल बिलो नॉर्मल होगा, डिसेप्टिवली लो सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो जो एल्ब्यूमिन लेवल अगर जो होगा वो कम होगा तो वो शो करेगा सीरम कैल्शियम लेवल लो है, लेकिन ये डिसेप्टिवली होगा, यानी बिल्कुल एक्यूरेट यानी करेक्ट नहीं होगी ये बात जो होगी वो गलत होगी, मिसगाइडिंग होगी। इसलिए एल्ब्यूमिन लेवल को भी हमेशा चेक कर लेना चाहिए। एल्ब्यूमिन लेवल अगर नॉर्मल रेंज से कम होगा तो उससे भी जो है वो सीरम कैल्शियम लेवल कम आएगा, जो कि मिसलीडिंग रिजल्ट होगा, यानी एक्चुअली वो करेक्ट वैल्यू होगी, यानी जो कैल्शियम लेवल होगा वो करेक्ट होगा, बल्कि और जो है वो एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से आपको ये गलत रीडिंग दे रहा है। और इसी तरह से अगर हाई लेवल होगा, अब जो उसकी रेंज है एल्ब्यूमिन की, तो उसमें फिर कैल्शियम लेवल भी हाई आएगा, बट दैट विल बी डिसेप्टिवली हाई सीरम कैल्शियम लेवल। तो इसको ज़रा अपने जहन में रखना होगा, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अहम बात है। इसके अलावा सीरम सोडियम लेवल बिलो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिफ्लेक्टिंग हाइपोनेट्रीमिया, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया होगा तो जो मैंने रेंज बताई थी सोडियम की ब्लड लेवल, यानी जो सीरम लेवल है, दैट इज़ 135 टू 147 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। डेफिनेटली अगर 135 से कम होगा सोडियम लेवल तो वो पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में जा रहा होगा। इसके अलावा एबनॉर्मल आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यूज़, यानी जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
बाइकार्बोनेट लेवल, ये सब जो होंगे ये भी डिस्टर्ब होंगे। एंड पीएच बिलो 7.35 यानी एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन बिलो 22 एंड रिफ्लेक्टिंग द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो फिर ये एसिडोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी ब्लड केमिस्ट्री से। इसके अलावा एक और मेजरमेंट का तरीका है किडनी फंक्शन को कि वो कितना काम कर रहा है, दैट इज रीनल फेलियर इंडेक्स, RFI। ये क्या है? रेशियो ऑफ यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन टू द यूरिन टू सीरम कंसंट्रेशन, के यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है, टू द यूरिन टू सीरम कंसंट्रेशन रेशियो, यानी सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन में कितनी है और सीरम में कितनी है, तो इसका रेशो जो होगा दैट विल रिफ्लेक्ट द रीनल फेलियर इंडेक्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई RFI कैलकुलेट करने की कि ये रेशो है यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन का और यूरिन टू सीरम क्रिएटिनिन रेशो का। ठीक है, सोडियम कंसंट्रेशन, यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन टू द यूरिन टू सीरम क्रिएटिनिन रेशोज का। RFI हेल्प्स, ये आपको क्या बताएगा? हेल्प्स डिटरमिन द इटियोलॉजी ऑफ ARF, ये बताएगा कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल टिपिकली द RFI इज लेस देन 1 इन प्री रीनल ARF, अगर RFI का जो रेशो है वो लेस देन 1 आ रहा है तो ये दैट विल इंडिकेट प्री रीनल ARF, या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एज कॉज इन इंट्रिंसिक ARF, ये भी हो सकता है, इंट्रिंसिक ARF भी हो सकता है। लेकिन RFI ग्रेटर देन 2 इज इन पोस्ट रीनल ARF, यानी ARF जो होगा वो पोस्ट रीनल में होगा, एंड इन अदर इंट्रा रीनल कॉजेज ऑफ ARF। तो इससे आप ये तो नहीं कह सकते कि इससे आप किसी कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस की तरफ चले जाएंगे कि ये प्री रीनल है, इंट्रिंसिक है या पोस्ट रीनल है, लेकिन आपको एक क्लू मिल जाएगा। यू नीड टू कोरिलेट अदर टेस्ट विद दिस रीनल फेलियर इंडेक्स। इसके अलावा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में शो एविडेंस ऑफ हाइपरकैलेमिया, ठीक है, दैट इज टॉल पीक्ड टी वेव जो होगी वो टॉल हो जाएगी और पीक जो होगी इसकी वो ज़्यादा हो जाएगी। वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स जो होगा वो और वाइड हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, ठीक है, जो PR इंटरवल होगा वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखें जो नॉर्मल ECG होता है उसमें जो वेव होती हैं P वेव होती है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स होता है, फिर T वेव होती है, P QRS कॉम्प्लेक्स और फिर T वेव। तो ये जो होंगी सब के सब डिस्टर्ब होंगी अपने नॉर्मल जो उसकी जो पीक होती हैं और जो नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है उससे जो है वो ये वाइड होगा और प्रोलॉन्ग होगा, which is actually progressing to decrease amplitude and disappearing P wave, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है और डिसअपियरिंग P wave यानी P wave भी यानी कॉन्ट्रैक्टाइलिटी ऑफ हार्ट जो है वो भी कम होती जा रही है। एंड अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डिक अरेस्ट, जो कि आगे चलकर फिब्रिलेशन और फिर कार्डिक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी फिर पेशेंट की डेथ वाकई हो सकती है। इसके अलावा आपने रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स कराई, ठीक है, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स यानी जिसमें मुख्तलिफ इमेजिंग टेक्निक्स हैं। अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर भी होगी तो वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगी। इसके अलावा KUB यानी किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर रेडियोग्राफी या एक्सरे में रिवील क्या क्या बता सकता है आपको। यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई, कहीं पर भी यूरिनरी ट्रैक्ट में कैल्कुलाई है यानी कैल्शियम स्टोन्स है। एंड लार्ज किडनीज हैं सजेस्टिंग ATN यानी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एसिमेट्रिकल किडनी यानी एसिमेट्रिक यानी एक जैसी नज़र नहीं आ रही है, सजेस्टिंग यूनिलेटरल आर्टरी डिजीज़, हो सकता है किसी एक साइड पे आर्टरी डिजीज़ हो किसी एक साइड की किडनी पे। इसके अलावा यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन यानी किसी एक साइड पे यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इफ़ इन रेडियोग्राफ यू सी एसिमेट्रिकल किडनीज। इसके अलावा रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन में रिवील यानी रेडियो एक्टिव रेज के ज़रिए
बाईलेटरल डिफरेंसेस इन रीनल परफ्यूजन, अगर दोनों किडनी में ब्लड परफ्यूजन जो है वो वेरी कर रहा है तो वो पता चल जाएगा। सजेस्टिंग सीरियस रीनल डिजीज़, और ये पता चल जाएगा कि ये कोई सीरियस रीनल डिजीज़ है। इसके अलावा बाईलेटरल डिफरेंसेस इन डाई एक्सक्रीशन, यानी डाई की जो एक्सक्रीशन जो है वो उसमें भी दोनों किडनी में डिफरेंस आ रहा है, सजेस्टिंग पेरेन्काइमल डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्शन एज इज़ द कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, तो यानी ये एक्यूट रीनल फेलियर की जो वजह जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर डिफ्यूज़ स्लो डेंस रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक है, यानी है भी प्रॉपर नहीं भी है, और रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक यानी किडनी सेल्स में जो है भी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सजेस्टिंग ATN एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसके अलावा पैची और एब्सेंट रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक, यानी किसी जगह पे है अपटेक रेडियो न्यूक्लियाइड का, किसी जगह नहीं है, तो पॉसिबली इंडिकेटिंग सीवियर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी किसी जगह पे है किसी जगह पे नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, इसके अलावा CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ये भी है, दैट में प्रोवाइड बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं, यानी वाइड रेजोल्यूशन ये टेक्निक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है, तो CT स्कैन से हमें और ज़्यादा बेहतर विजुअलाइजेशन मिल सकती है, और किडनी में जहाँ या यूरेटर में किसी भी जगह पे या रीनल आर्टरी में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेनोसिस या कहीं रुकावट है तो वो इस विजुअलाइजेशन में CT स्कैन के ज़रिए हमें पता चल जाएगी। और भी कहीं पे अगर किडनी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आ रहा है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा रीनल बायोप्सी भी की जाती है इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग कैंसर। ठीक है, मे बी परफॉर्म इन सिलेक्टेड पेशेंट्स व्हेन द अदर टेस्ट रिजल्ट्स आर इनकन्क्लूसिव। ठीक है, जो लाजिम बात है ये फिर सिर्फ उन पेशेंट्स में किया जाएगा जिनमें आप सस्पेक्ट कर रहे होंगे कि ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो रीनल कार्सिनोमा में जा रहा हो, रीनल कैंसर में जा रहा हो, तो उन पेशेंट्स को के लिए ये रीनल बायोप्सी की जो होगी टेक्निक यूज़ की जाएगी, वरना अदरवाइज रीनल बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी बाकी पेशेंट्स में रीनल बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टेस्ट ही काफ़ी होंगे जिससे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे और फिर आप ट्रीटमेंट जो होगा वो जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा वो देंगे। अब आते हैं कि ठीक है, हमने क्लिनिकल इवैल्यूएशन भी कर लिया, हिस्ट्री भी ले ली, फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो गया था, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हो गए, अब कंक्लूजन यानी कंक्लूजन में लेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या है, इसको डायग्नोसिस का कंफर्मेशन हो गया, अब इसका करना क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है, दैट इज़ इट्स। तो जब आप मैनेज करने की बात आएगी तो यानी ट्रीटमेंट करने की बात आएगी तो सबसे पहले ये कि आपके इस पेशेंट के हवाले से ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, करेक्ट रिवर्सेबल कॉजेज ऑफ ARF। जो भी रिवर्सेबल कॉजेज हैं जो ठीक की जा सकती हैं, करेक्ट की जा सकती हैं, पहले तो उनको रिवर्स करें, उनको जो है वो ठीक करें। प्रिवेंटिंग और मिनिमाइजिंग द फर्दर रीनल डैमेज, दैट इज यस ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिवेंट किया जाए और मिनिमाइज किया जाए फर्दर रीनल डैमेज को, कि भाई जो रीनल डैमेज हो गया वो हो गया, अब मज़ीद ना बढ़े। और इसके अलावा जो बॉडी में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की वजह से जो नर्व रिफ्लेक्सेस जो है वो वीक हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो कार्डियक इरिटेबिलिटी हो रही है, और रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो वीक हो रहे हैं, तो उनको जो है उन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज किया जाए। डिसकंटिन्यू नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, अगर कोई पेशेंट ऐसी कोई भी ड्रग ले रहा है जो कि फेमस है लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी, इसके अलावा भी और कोई ड्रग जो है जो फेमस है कि वो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, तो वो ड्रग जो हो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करें। एंड रिमूव द नेफ्रोटॉक्सिन थ्रू डायलिसिस और गैस्ट्रिक लिवाज फॉर पॉइजनिंग। और नेफ्रोटॉक्सिन जो भी हैं जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन ये हो गई है, उसको डायलिसिस के थ्रू या गैस्ट्रिक लिवाज के थ्रू मैनेज किया जाए और उसको फ़ौरन बॉडी से रिमूव किया जाए, और ताकि जो है वो फर्दर किडनी के डैमेज को रोका जा सके।
इसके अलावा ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को तो फ़ौरन उसको ट्रीट करना शुरू कर दें, फ़ौरन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाए ताकि वो जो भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो हो रहा है, वो किडनी डैमेज हो रही है या वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस इन्फ्लेमेशन को और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा रिमूव एनी यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, जिस वजह से भी है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जाए ताकि जो है वो यूरिन का आउटफ्लो जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अब उसमें ड्रग के ज़रिए वो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव की जा सकती हो, यानी स्टोन्स को डिज़ोल्व किया जा सकता हो तो फिर वो कीजिए। अगर स्टोन्स को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता और वो या कोई और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जो है वो कोई ग्रोथ हो गई है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर उसका हल यही होगा कि फ़ौरन इमीडिएटली सर्जरी करके उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड और मेन ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट एंड मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस फ़ौरन मेंटेन करने की, करेक्ट करें और उसको मेंटेन करें। मैच फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड नाइट्रोजन इनटेक्स टू यूरिन आउटपुट, फिर देखें कि जो उसका यूरिन आउटपुट कितना है, फ्लूइड आउटपुट कितना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नाइट्रोजन इनटेक कितना है और यूरिन आउटपुट कितना है, उस हिसाब से उसको फिर इनटेक भी कर दें ताकि इन और आउट बराबर हो जाए और ये यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब के सब अपने नॉर्मल रेंज में चले जाएं। इसके अलावा ट्रीट बॉडी केमिस्ट्री ऑल्टरेशंस, यानी जो भी बॉडी केमिस्ट्री ऑल्टर हो गई हैं, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, फॉस्फेट लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कार्बोनेट लेवल, उन सब को ट्रीट किया जाए। स्पेशली हाइपरकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ख़ास तौर से हाइपरकैलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशेंट की कंडीशन को डिटेरियोरेट करती हैं। व्हेन प्रेजेंट एंड ट्रीटमेंट में इंक्लूड रीनल डायलिसिस, ट्रीटमेंट में जो जहाँ पे भी डायलिसिस की, अगर जो है पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो ड्रग से ट्रीट नहीं हो सकता तो फिर आप इमीडिएटली डायलिसिस पर पेशेंट को ले जाएं। इम्प्रूव द यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन आउटपुट को इम्प्रूव करें एंड ट्रीट सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ ARF, लाइक वही जैसे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हो रही थी, कुसुमल्स रेस्पायरेशन, डिस्निया, रेल साउंड इन स्ट्राइडर एंड रेल साउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसके अलावा जो रिफ्लेक्सेस वीक, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, और इसके अलावा जो हार्ट पर जो डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइलिटी यानी कि पूरा ECG चेंज हो रहा है, वो जो सारी मैनिफेस्टेशन है उसको भी ट्रीट करें ताकि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। तो इस तरह से इस पेशेंट को हमें मैनेज करना है। ये हैं हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें थेरेपी क्या देनी है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थेरेपी। थेरेपी की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अलोन में सफिस इन अनकॉम्प्लिकेटेड ARF, यानी अनकॉम्प्लिकेटेड ARF जो होगा उसमें ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही काफ़ी होगी। उस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आपके पास है फ्लूइड मैनेजमेंट, डाइटरी मेजर्स एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ बॉडी केमिस्ट्री ऑल्ट्रेशंस, ये। लेकिन खैर जो मेन जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो आपका है फ्लूइड मैनेजमेंट एंड डाइटरी मेजर्स। फ्लूइड मैनेजमेंट में अगर आप देखें, फ्लूइड इनटेक शुड मैच फ्लूइड लॉसेस, यानी ये देखें कि जैसे अगर फ्लूइड का जो बॉडी से लॉस है वो 500 ml है पर डे, तो फिर जो फ्लूइड का इनटेक जो हो वो भी रिस्ट्रिक्टेड कर दें, यानी इतना ही हो। सेंसिबल लॉसेस जो फ्लूइड के हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? यूरिन में हो रहा है, स्टूल, ट्यूब ड्रेनेज यानी ट्यूब लगा दी गई है उसमें ड्रेनेज में हो रहा है, एंड इनसेंसिबल लॉसेस दैट इज़ स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह, जैसे स्किन से भी जो है जैसे स्वेट की सूरत में जो है वो वाटर का लॉस होता है या वाटर एवेपोरेट हो रहा होता है मुसलसल आपकी स्किन से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जब हम एयर एक्सेल करते हैं तो जो है वो जो फ्यूम्स होते हैं उसके साथ जो होती है वो एयर बाहर आती है, तो ये भी लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा होता है यहाँ से भी। तो ये तमाम जगह जहाँ से है इन सब का टोटल कर लेंगे, टोटल फ्लूइड का लॉसेस कहाँ पर है।
तो फिर जो हो जो इनटेक भी हो वो इसी हिसाब से हो। आम तौर पे जो ये तय होता है सेंसिबल लॉसेज और इनसेंसिबल लॉसेज का मिला के 500 to 1000 ml पर डे शुड बी इंक्लूडेड इन फ्लूइड बैलेंस कैलकुलेशन। ठीक है, यानी अगर 500 या 600 ml पर डे लॉस है तो फिर इनटेक भी 600 ml पर डे हो जाए, और अगर 700 ml पर डे है तो फिर 700 ml पर डे हो जाए। तो इस तरह से जो है इसको मैनेज करना है। वॉल्यूम ओवरलोड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, यानी वॉल्यूम जो हो वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, क्योंकि लाजिम बात है जब वॉल्यूम ओवरलोड होगा, यानी अगर फ्लूइड ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा तो उसका उसी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा और हाइपरटेंशन कॉज होगी। और अगर पेशेंट जो होगा वो पहले से ही हार्ट फेलियर का शिकार है, पहले से ही उसकी हिस्ट्री है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, तो फिर उसकी कंडीशन और वर्स होना शुरू हो जाएगी। हार्ट फेलियर जो होगा फर्दर डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से फ्लूइड जो होगा ओवरलोड नहीं है। द पेशेंट शुड बी वेट डेली। रोज़ाना पेशेंट का वेट करें ताकि ये पता चल सके आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया, ताकि वो ये है कि डिटरमिन द फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, यानी क्योंकि लाजिम आता है अगर फ्लूइड बढ़ेगा बॉडी में, यानी वाटर क्वांटिटी बढ़ेगी बॉडी में, तो उसकी वजह से पेशेंट का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लूइड मैनेजमेंट। डाइटरी मेजर्स में अगर हम बात करें, अच्छा, बिकॉज कैटाबॉलिज्म अकम्पनीज रीनल फेलियर, यानी कैटाबॉलिज्म का रीनल फेलियर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। द पेशेंट शुड रिसीव ए हाई कैलोरी बट लो प्रोटीन डाइट। ठीक है, पेशेंट जो हो वो हाई कैलोरी डाइट ले लेकिन लो प्रोटीन डाइट ले, क्योंकि देखें जो प्रोटीन जो होती है उसी से यूरिया और क्रिएटिनिन बनता है, और हमने अभी पहले बात कर चुके हैं कि यूरिया और क्रिएटिनिन की एलिमिनेशन कम हो जाती है। तो लाजिम बात है कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेंगे तो यूरिया और क्रिएटिनिन ज़्यादा बनेंगे और किडनी पे लोड बढ़ जाएगा। तो अगर किडनी पे से यूरिया और क्रिएटिनिन का लोड आपको कम करना है तो फिर आपको प्रोटीन डाइट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, रिड्यूस रीनल वर्कलोड बाय डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म दैट किडनीज कैन नॉट एक्सक्रीट। वही वाली बात जो हमने अभी कही कि हम ये क्यों कर रहे हैं कि लो प्रोटीन डाइट क्यों दे रहे हैं, यानी इससे फ़ायदा क्या होगा कि रीनल वर्कलोड जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के जो एंड प्रोडक्ट है कैटाबॉलिज्म के नतीजे में वो किडनी एक्सक्रीट नहीं कर सकती, जिसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है। तो इसी वजह से जब आप कम देंगे, ये लो प्रोटीन डाइट देंगे, तो ये कम बनेगा, तो उतना कम होगा कि वो फिर आराम से किडनी जितनी उस वक्त उसकी कैपेसिटी है वो उसको एक्सक्रीट कर लेगी। इसके अलावा कीटो एसिडोसिस नहीं होगा, सिस्टमिक एसिडोसिस नहीं होगा। एलिविएट मैनिफेस्टेशंस ऑफ यूरेमिया, और जहाँ जहाँ यूरेमिया यानी जो यूरिया और नाइट्रोजन वगैरह के जो अमाउंट है उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं उनको भी मिनिमाइज़ करें, एलिवेट करें, यानी कम करें, ख़त्म करें, लाइक नोज़िया, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, फटीग, इन सब को मैनेज करें। If edema or hypertension is present, sodium intake should be restricted. अगर पेशेंट को एडिमा भी है और हाइपरटेंशन भी है तो फिर सोडियम की क्वांटिटी को बिल्कुल वक्ती तौर पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दें। सोडियम इंटेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ताकि एडिमा और हाइपरटेंशन फर्दर वर्स्ट ना हो। इसके अलावा पोटेशियम इंटेक मस्ट बी लिमिटेड इन मोस्ट पेशेंट्स, और पोटेशियम इंटेक को भी, क्योंकि वैसे ही पेशेंट रीनल फेलियर की वजह से हाइपर कैलीमिया में जा रहा है, तो फिर आपको पोटेशियम इंटेक को लिमिटेड करना पड़ेगा। पोटेशियम आमतौर पे कहाँ ज़्यादा होता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स कंटेनिंग पोटेशियम शुड बी लिमिटेड और अवॉइडेड। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम है, वेजिटेबल्स में है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें पोटेशियम की क्वांटिटी एक्स्ट्रा डाली जाती है। ये तमाम सब्सटेंसेस जो हों वो पेशेंट को वक्ती तौर पर या तो उनकी क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड कर दी जाए, बहुत कम कर दी जाए, या फिर इससे अवॉइड ही किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ बॉडी केमिस्ट्री ऑल्ट्रेशन। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ बॉडी केमिस्ट्री ऑल्ट्रेशन की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैलीमिया को आप कैसे मैनेज करेंगे? एक तो यही सोल्यूशन है कि डायलिसिस में बी यूज टू ट्रीट एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर कैलीमिया। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है कि हाइपर कैलीमिया बहुत ज़्यादा हो गया है और पेशेंट इज़ हैविंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन,
यानी पेशेंट की जान जा सकती है, तो उस वक्त फिर आपको बहुत तेज़ी से पोटेशियम को बॉडी से निकालना पड़ेगा, और उसके लिए उस वक्त आपके पास डायलिसिस के अलावा और कोई सल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट replaces and maintain body calcium and counteracting the cardiac effect on acute hyperkalemia। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट देने का क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये एक तो ये कि जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है उसको काउंटर करेगा। इसके अलावा ये कि जो हाइपरकैलेमिया की वजह से हार्ट पर डिप्रेसिंग इफेक्ट आ रहा है उसको भी काउंटर करेगा, क्योंकि कैल्शियम इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्टाइलिटी ऑफ हार्ट। तो इस वजह से जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड जो है वो दिया जाता है और पेशेंट को इसमें मैनेज करने की कोशिश की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज क्या होगी कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड की? व्हेन यूज्ड टू रिवर्स हाइपरकैलेमिया इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिसिटी, यानी अगर ये सिचुएशन है कि हाइपरकैलेमिया की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी हो रही है, सो कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन इज गिवन इंट्रावेनसली। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन दिया जाएगा इंट्रावेनसली 5 to 10 ml ऑफ ए 10% सोल्यूशन, जिसमें 1.4 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम होगा पर ml, यानी इसे 10 ml अगर ये दे रहे हैं हम 10% सोल्यूशन में, तो यानी कैल्शियम क्लोराइड का 10% सोल्यूशन, जिसमें असल में जो कैल्शियम की क्वांटिटी होगी वो पर ml 1.4 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम आयन होगा। एंड इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनसली ओवर 2 minutes, यानी शॉर्ट आईवी इन्फ्यूजन के जरिए इसको दिया जाएगा। डोजेज अप टू 20 ml ऑफ 10% सोल्यूशन आर सेफ व्हेन गिवन स्लोली। ठीक है, आप मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं इसी 10% कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन की? ये अप टू 20 ml आप दे सकते हैं इफ़ यू आर गिविंग इट स्लोली। Another 10 to 20 ml of 10% solution placed in a larger fluid volume and administered slowly may follow the initial dose। इसके अलावा अगर आपने यानी एक आपने इंजेक्शन दे दिया 2 मिनट के इन शॉर्ट आईवी इन्फ्यूजन से 10 ml आपने दे दिया 10% कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, उसके बाद फिर आपने लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल उसको लगा हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल डेक्सट्रोज लगा हुआ है 1000 ml, तो उसमें भी जो है आप 10 से 20 ml 10% कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स कर सकते हैं। अब वो स्लोली जो होगा वो चलता रहेगा, मे बी 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे चलता रहेगा, सारी रात में लगा दिया सारी रात चलता रहा सुबह तक 8-10 घंटे, तो ये जो होगा वो फर्दर उसको कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइलिटी को भी कंट्रोल करके रखेगा, और जो हाइपरकैलेमिया की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी हो रही है यानी कार्डिक कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कम जो हो रही थी उसको वो काउंटर कर लेगा। इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एडमिनिस्टर्ड एज ए 10 ml ऑफ 10% सोल्यूशन। ये तो कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहे थे हम, जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो भी 10% 10 ml सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, फॉर 2 to 5 minutes ड्यूरेशन, ठीक है, जिसमें जो होगी कैल्शियम ग्लूकोनेट की क्वांटिटी होगी 1 ग्राम। दिस मे बी रिपीटेड ए सेकेंड टाइम, और इसको भी सेकेंड टाइम रिपीट किया जा सकता है अगर एक इंजेक्शन काफ़ी ना हो और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं स्पेशली कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो रिवर्स नहीं हो रही। इसके अलावा प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए फार्मासिस्ट शुड बी वेल अवेयर अबाउट प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, क्योंकि यू आर द पर्सन हु विल एजुकेट, इन्फॉर्म एंड गाइड द डॉक्टर और फिजिशियंस कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आ रही है ये इस ड्रग की वजह से आ रही है और इसको इस तरह से मैनेज करना है, या इस पेशेंट में ये प्रिकॉशन आपने लेनी है, या अगर आपने ये ड्रग देनी है तो आपको ये इस किस्म के प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। तो प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट, इंट्रावेनस कैल्शियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड रीनल कैल्कुलाई। तो ये बात आप पहले से चेक कर लें। If the patient is having a history of ventricular fibrillation or patient is still having ventricular fibrillation due to hyperkalemia or patient is having renal calculi, then in all these conditions intravenous calcium salts are contraindicated। तो बस यहाँ पे ये देना ही नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, the infusion rate should not exceed 0.5 ml per minute।
अब अगर आप ये दे रहे हैं तो 0.5 ml पर मिनट से ज़्यादा इसका इन्फ्यूजन रेट ना हो। पेशेंट शुड रिमेन रिकम्बेंट फॉर अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर इन्फ्यूजन। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये इंजेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद भी 15 मिनट तक पेशेंट जो है वो जहाँ पे जिस बेड पर आपने पेशेंट को लिटाया था वो वहीं पर रहे, अपनी उसी पोजीशन में रहे, अभी उठ के एकदम जो है वो ना चलना शुरू करते। 15 मिनट तक आप उसको फिर मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अलावा द ECG शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग कैल्शियम ग्लूकोनेट थेरेपी, ताकि आपको पता चलता रहे कि ECG जो है क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या बेहतरी आ रही है, क्योंकि आप बेसिकली ये काउंटर कर रहे हैं हाइपर कैलीमिया को। अच्छा, इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन शुड नॉट बी मिक्स विद सोल्यूशन कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। वाई? बिकॉज दिस कैन लीड टू प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो कोई कैल्शियम का ग्लूकोनेट सॉल्ट को कभी भी ऐसे किसी इंजेक्शन या सॉल्ट के साथ या पेरेंटल के साथ मिक्स ना करें जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हो, क्योंकि अगर आप देंगे तो फिर उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और वो फिर सॉल्ट जो होगा वो डीसॉल्युबलाइज हो जाएगा और वो फिर फर्दर प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कैल्शियम इंजेक्शन के? हाइपोटेंशन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन यानी जैसे सुइयाँ सी चुभती हैं स्किन पे, रीनल कैलकुलस बन सकता है, फॉर्मेशन हो सकती है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करते रहें। सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम में कॉज इंक्रीज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। अगर पेशेंट पहले से डिजिटलिस खा रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है व्हेन एडमिनिस्टर कंकरेंटली विद डिजिटलिस प्रिपरेशन। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो पेशेंट जो, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं वो आमतौर पे हार्ट फेलियर के ऐसे होते हैं जो कि डिजिटलिस या डिजॉक्सिन खा रहे होते हैं, तो कैल्शियम उनके साथ अगर दिया जाएगा तो वो फिर उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा, यानी डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो होगी वो जितनी होनी चाहिए वो उससे ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी और पेशेंट जो होगा वो फिर जो होगा वो कार्डियक एरिथमिया में जाना शुरू कर देगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है पेशेंट की को मॉनिटर करते रहें और अगर वो जिस डोज पर है डिजॉक्सिन की उसकी डोज कम कर दें और इसी वजह से ECG भी मुसलसल मॉनिटर करते रहें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ आवर थर्ड लेक्चर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू सोडियम बाइकार्बोनेट। थैंक यू वेरी मच।